आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। मतलब कोई भी कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस के ऊपर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोगों को स्टडी करना है। जैसे यहाँ पे हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखा रखा है, इस तरीके से रखा हुआ है। ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है और इनको चार्ज कर रखा है। सपोज करो ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो लोअर प्लेट है उसके ऊपर इतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी क्या होगी माइनस सिग्मा। ठीक है। अच्छा, दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं डी, और इसके अलावा एरिया मान लो प्लेट्स का ए, दोनों प्लेट्स का एरिया ए है, सेम ही होता है एरिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स का। तो ये वाली कंडीशन आपको दे रखी है। अभी शुरुआत में हमने इनको चार्ज कर रखा है तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट। ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी दोनों प्लेट्स के बीच में है वो कितना है, उसको मैं ई नोट बोल देता हूँ। ई नोट मतलब इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाद में जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देंगे तब कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट होगा ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है, तो वो हम ई मान लेंगे। तो अभी शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो कितना है ई नोट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई नोट इक्वल्स टू कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट। मतलब अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा नहीं है दोनों प्लेट्स के बीच में तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा होगा वो सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट के बराबर होगा। सिग्मा आप जानते ही हो, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। चार्ज अगर क्यू है इन दोनों प्लेट्स पे, क्यू और माइनस क्यू, तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी वो भी लिख देता हूँ। चलो, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई ए, ये भी हम जानते हैं। अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है फिलहाल वो कितना है, वी नोट है मान लो। तो वी नोट का फॉर्मूला क्या होगा, ई नोट इंटू डी। आपको बताया था दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। कैपेसिटेंस कितना होगा इसका, कैपेसिटेंस बताओ। सी इक्वल टू, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपसाइलन नोट ए अपॉन डी। तो इतनी चीज हम इस कैपेसिटर के लिए पहले से जानते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट देखना है अपन को। ठीक है। तो सपोज करो मैंने दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, ये कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर है, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हमने दोनों प्लेट्स के बीच में प्लेट्स को टच करते हुए पूरा फिल कर दिया एकदम। ठीक है, पूरा पैक है ये एकदम। अब इससे क्या इफेक्ट होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा यहाँ पे, तो हमने ये पढ़ा था कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज होगा। पोलराइजेशन का मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है यानी न्यूक्लियस का जो सेंटर आप ऐसा बोल सकते हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगा तो वो ऊपर शिफ्ट हो गया। यानी कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर है वो ऊपर की तरफ से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका जो सेंटर है मतलब वो जो घूम रहे होंगे तो उनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो ऊपर शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ उनके ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं पोलराइज होना। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया पोलराइज। अब इससे क्या फर्क पड़ा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो लोअर सरफेस है उसके ऊपर देखो कौन से टाइप का चार्ज आ रहा है, जो लोअर सरफेस है ये वाली सरफेस, इसके ऊपर ध्यान से देखो कौन सा चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऊपर वाली सरफेस को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऊपर वाली प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज था, पहले पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अपर सरफेस के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और मान लो इस चार्ज की जो डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा पी। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जैसे प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का स्लेब रख दिया तो स्लेब की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी भी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, उसको मैंने
माइनस सिग्मा पी लिखा है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही लोअर सरफेस के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसको मान लो प्लस सिग्मा पी, है ना। तो ऊपर वाली सरफेस के ऊपर इस प्लेट की, मतलब ये जो आप ये बोल सकते हो ऊपर वाली प्लेट के ऊपर, तो ये जो कैपेसिटर है इसकी ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पहले जहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी उसमें ये माइनस सिग्मा पी ऐड करो, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करेगा। तो अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सिग्मा में माइनस सिग्मा पी ऐड करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो ये फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो अभी आपको इन प्लेट्स के ऊपर देखने को मिलेगी। लोअर प्लेट पे भी ऐसा ही होगा, पहले इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, माइनस सिग्मा, इसमें ये प्लस सिग्मा पी और ऐड करो तो अब टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बनेगी, ये बनेगी माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी। और अगर माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, सिग्मा माइनस सिग्मा पी लिख सकते हो। एक चीज नोटिस करो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो प्लेट्स के ऊपर पहले थी वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा और माइनस सिग्मा, अब कितनी है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, मतलब पहले से बड़ी या कम हुई, कम हो गई। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर कम हुई तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों प्लेट्स के बीच में वो भी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको ये समझ में आया कि दोनों प्लेट्स के बीच में अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लिख रहा हूं इधर, E इक्वल टू जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हो चुकी है सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्या आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी आ गया। आया समझ में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है ये सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का मतलब क्या है, अगर सिग्मा इंक्रीज होगा तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। कैसे, थोड़ा देख लेते हैं इसको। सिग्मा सिग्मा पी और सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इन तीनों को अपन को ऑब्जर्व करना है। मान लो कि मैंने प्लेट्स के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 रखी हुई है, 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चार्ज है जो इसके अंदर डेवलप हो रहा है, इधर नीचे पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, और इसकी वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डेवलप कर रहा है सिग्मा पी, वो है मान लो 2। सिग्मा पी कभी सिग्मा के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है ना उसके अंदर ये जो पोलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होती है, ये कभी भी इस प्लेट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके बराबर नहीं होगी, उससे कम ही रहेगी। तो अगर ये 10 है तो ये आ गया अपने पास 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 8 आ गया। अब सपोज करो मैं इन प्लेट्स को ज़्यादा चार्ज कर दूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने इंक्रीज करके मान लो आपको यहाँ पे कर दी 20। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डबल कर दी मैंने तो यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सिग्मा और ई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिग्मा अगर इंक्रीज कर दोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ा दोगे, प्लेट्स को ज्यादा चार्ज कर दोगे तो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ज्यादा पोलराइज होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम अब ज्यादा पोलराइज होगा। कितना ज्यादा, डबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डबल कर दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी को डबल करके, तो जो पोलराइजेशन है वो भी डबल हो गया। 2 से अब कितना हो जाएगा, 4। डिफरेंस कितना आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी 16 आएगा। अगर मैं 3 गुना कर दूं सरफेस चार्ज डेंसिटी को 30, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 गुना होने से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 गुना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 गुना होने से क्या होगा, जो पोलराइजेशन है वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो पहले से 3 गुना यानी कि 6 हो गया, तो ये आएगा 24। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे सिग्मा को इंक्रीज करता जा रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे मैं सिग्मा को इंक्रीज करता जा रहा हूं, ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू है ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई क्या, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, जब आप इसको हटाओगे, जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लिखते हैं 1/k। k का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनटू आ जाएगा सिग्मा। k क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एक तो होता है स्मॉल के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम के दो जगह यूज करते हैं। कौन कौन सी दो जगह? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की तरह वो होता है स्मॉल के, और एक होता है कैपिटल के जो कि होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, इसका फॉर्मूला भी आप याद रखो। क्या होता है फॉर्मूला? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, अब वो क्योंकि वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो जब आपने प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, उस कांस्टेंट को 1/k लिखा जाता है। k का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें सिग्मा माइनस सिग्मा पी को आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा अपॉन के, सिंपली। तो अगर मैं इसको सिग्मा अपॉन के लिख दूं, सोचो एक बार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था दोनों प्लेट्स के बीच में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कितना है? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कितना हो गया? क्या के टाइम्स डिक्रीज हो गया क्या? क्योंकि के अपॉन में आ रहा है। के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, ये भी आप याद रखो। के की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होती, के हमेशा 1 से ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का ले लो नेचर में, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इसके अलावा कोई भी मीडियम हो, एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, इसके अलावा जितने भी मीडियम है नेचर में सबके लिए के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो के की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई नॉट था वो अब कितना हो चुका है? ई नॉट अपॉन के। जैसे के की वैल्यू मान लो 10 है, सपोज करो 1 से ज्यादा है ना, तो 10 है मान लो, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो चुका है? ई नॉट बाई 10, मतलब 10 टाइम्स कम हो गया। तो आपने एक चीज नोटिस करी क्या, कि जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया दोनों प्लेट्स के बीच में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टाइम्स कम हो गई। सिग्मा थी पहले, सिग्मा अपॉन के हो चुकी है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू किसके बराबर है? सिग्मा बाई के। इसका मतलब के टाइम्स कम हो गई, के जो भी वैल्यू होगी के की, अगर 10 है तो 10 टाइम्स कम हो गई, अगर 50 है तो 50 टाइम्स कम हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया? के टाइम्स डिक्रीज हो गया। ये दोनों बातें समझ में आई। अब इससे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था? E इंटू डी। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से के टाइम्स कम है, तो मैं इसको लिख देता हूं, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट बाई के इंटू डी। अब बताओ ई नॉट इंटू डी किसके बराबर है? ई नॉट इंटू डी बराबर है वी नॉट के, मतलब शुरुआत में जो पोटेंशियल डिफरेंस था प्लेट्स के बीच में उसके बराबर है। तो अब इजीली आप समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है? के टाइम्स कम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया? के टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो तीन चीजें यहाँ पे कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। कौन कौन सी? सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हुई के टाइम्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो गया, और इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के टाइम्स कम हो गया। आया समझ में इतना? ठीक है। तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, इसका मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर V कम हो रहा है, इसका मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसकी। अब कितनी बढ़ेगी वो देखो, उसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो Q अपॉन वी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो V किसके बराबर है? ए नॉट इंटू डी अपॉन के। ये तो इसको समझने के लिए हमने वी नॉट बाई के लिखा था कि कितना कम हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, ये है। तो मैंने लिख दिया ई नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई के। ये जो के है ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला के, तो ये आएगा के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या करूं? अब ई नॉट इंटू डी। अच्छा ई नॉट किसके बराबर है देख के बताओ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है इंटू डी। और सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई ए होता है। सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, ये जो सिग्मा है इसको मैं क्यू बाई ए लिख रहा हूं यहाँ पे, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी है इंटू डी। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो, ये जो एप्सिलॉन नॉट ए है ये तो ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली के बचा ऊपर, ये चला गया ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए, और अपॉन में क्या आ गया? डी। आया समझ में? तो अभी जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या बन गया? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। मतलब पहले जो कैपेसिटेंस कितना था?
कहाँ है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ये रहा देखो, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब वो कितना हो चुका है, अलग से लिख देता हूँ इसको मैं, वो हो चुका है C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो चुका है। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो मैंने आपको बताया K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है हमेशा, तो K की वैल्यू अगर 10 है तो पहले से कैपेसिटेंस 10 टाइम्स ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पहले था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, अब है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इसका मतलब कैपेसिटेंस 10 टाइम्स बढ़ गया। तो जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों प्लेट्स के बीच में फिल करोगे, उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। जैसे आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हो, सपोज करो 50 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, सीधा 50 गुना हो जाएगा, 50 टाइम्स हो जाएगा। ये कैपेसिटर 50 कैपेसिटर के बराबर काम करने लग जाएगा। तो फायदा हुआ ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से। दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से हमको दो बेनिफिट होते हैं। एक तो हमें दोनों प्लेट्स को सेपरेट रखना होता है, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है, कॉन्टैक्ट में नहीं आनी चाहिए। तो बीच में डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स रहेंगी, सेपरेट रहेंगी। और दूसरा फायदा क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई चार्ज को स्टोर करने की। तो कैपेसिटी ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पा रहा है, ये इसका बेनिफिट है। आया समझ में? ये इस वाले फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एक बार सीबीएसई बोर्ड में। ये वाला जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया ना कैपेसिटेंस का विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में बताओ क्या होगा। तो पहले कैपेसिटेंस था C, इसको C नोट बोल दो, ठीक है, C नोट जो कि था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अभी कैपेसिटेंस कितना है C, जो कि K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के बराबर है। कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया। तो इनमें रिलेशन क्या है दोनों में, पहले वाले कैपेसिटेंस में और अब जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ, उसमें क्या रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, जो C है वो K C नोट के बराबर है। तो इससे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या लिख सकते हो, C अपॉन C नोट। यानी कि किसी भी कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ जो कैपेसिटेंस होता है और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कैपेसिटेंस होता है, उनका जो रेशियो है वो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद में इफेक्ट ऑफ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मतलब आपको ये स्टडी करना है कि अगर हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल ना करके पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें, पार्शियली मतलब थोड़ा सा भर दें, पूरा नहीं भरना है, मतलब जितना दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है इससे कम थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर दोनों प्लेट्स के बीच में रख दें, तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना बढ़ेगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कैपेसिटेंस बढ़ता है हमेशा, अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखोगे तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने पूरा फिल नहीं किया हुआ है तो कितना बढ़ेगा, वो हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा केस ले लेते हैं। मान लो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो नीचे वाली प्लेट है उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ऊपर वाली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, नीचे वाली प्लेट की माइनस सिग्मा। दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका नाम है ई नोट, इसको मैं ई नोट लिख देता हूँ। ठीक है, और ई नोट का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, ई नोट इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए, तो फॉर्मूला बन गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। आया समझ में? ठीक है, अब हमको दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करना है, लेकिन उसको कंप्लीटली फिल नहीं करना है। मतलब देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कुछ ऐसे भर रहा हूँ यहाँ पे, दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने क्या किया, ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, लेकिन इसकी जो थिकनेस आप देख रहे हो, थिकनेस यहाँ पे इस डी से, जो दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस होती है ना डी, उससे कम है भाई। जो डी है ना दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, उससे कम है। हमने टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया। इसको मैं लिख देता हूँ टी, और दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी के बराबर। ये वाला केस है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज करो के, तो ये वाला केस हमको दिया हुआ है। केस समझ में आया क्या? अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे, क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना है इसका, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो इसमें सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है यहाँ पे? नहीं, जहां पे एयर है वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नोट, यहां पे भी एयर है तो ई नोट, यहां पे भी एयर है तो ई नोट। लेकिन जहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, हमको पता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई नोट बाई के होगा। ये बात समझ में आई क्या? जहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वहां तो के टाइम्स कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी जगह पे ई नोट है। तो जो खाली जगह है, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी जगह खाली है, तो डी में से टी माइनस कर दो, डी माइनस टी, इतना स्पेस खाली है, इतनी थिकनेस खाली है, तो उतनी जगह पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब फॉर्मूला तो वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, लेकिन वो अलग निकालना पड़ेगा। और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको अलग निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको? इस v को कैलकुलेट करने का तरीका देखो, v इक्वल टू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। दोनों प्लेट्स के बीच में जो खाली जगह है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नोट। डिस्टेंस कितनी है वो? d माइनस टी। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट बाई के है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया ना, वहां पे थिकनेस कितनी है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नोट बाई के है और थिकनेस कितनी है इसकी? टी। इलेक्ट्रिक फील्ड को थिकनेस या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो उससे अपने पास क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। देखो ये वही फॉर्मूला है, v इक्वल टू ई इंटू डी। तो v इक्वल टू ई इंटू डी, इसमें e क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, d क्या है? डिस्टेंस। तो वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है वो डिस्टेंस कितनी है? तो d टोटल डिस्टेंस थी, उसमें से ये t माइनस करना पड़ेगा, तो d माइनस टी। तो मैंने ई नोट को d माइनस टी से मल्टीप्लाई किया है। फिर वो डिस्टेंस t जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो चुका है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से, वो है ई नोट बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ए नोट बाई के। और इस रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? तो ए नोट बाई के, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कितनी है? टी। तो ए नोट बाई के इंटू टी, ये आ गया अपने पास। आया समझ में? ये ई नोट कॉमन लेके क्या लिख सकते हो? ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और ए नोट को भी आप क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले से? देखो ई नोट किसके बराबर है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट के बराबर है। तो इसको लिखेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आया समझ में? तो ये अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करो और बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा? तो C इक्वल टू क्यू अपॉन, अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ V की, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ऐसा आ गया। Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू क्या आएगा? ये एप्सिलॉन नोट ए ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये अपने पास में फाइनल आंसर आ गया। तो ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आप कब यूज करोगे? जब जो कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में आपने पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया होगा। पार्शियली समझते हो ना? भाई पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा भरना है। जैसे हमारी जो कैपेसिटी है रोटी खाने की, मान लो हम 20 रोटी खा सकते हैं लेकिन हमें 5 ही रोटी मिली, तो हमारा जो पेट है वो पार्शियली भरेगा। कैसे भरेगा? पार्शियली भरेगा, पूरा नहीं भरेगा। ठीक है, पूरा तो तभी भरेगा जब 20 रोटी खाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने फिल किया हुआ है, इसकी वजह से कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। पहले वाले दोनों केस जो हमने स्टडी किए थे ना, इस फॉर्मूले से आप डिफाइन भी कर सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता ही नहीं तो कैपेसिटेंस कितना होता? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखते हैं आता है क्या वो। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता तो ये जो टी है इसकी वैल्यू क्या होती? जीरो। टी जीरो होता ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो थिकनेस टी क्या होती? जीरो। यहाँ पे भी जीरो पुट करो, यहाँ पे भी जीरो पुट करो, ये दोनों टर्म जीरो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया। देखो, और अगर आप कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते तो इस टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाती? डी के बराबर। तो टी की जगह डी पुट करके देखो तो ये आएगा डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। ये डी कैंसिल, डी अपॉन के में के ऊपर चला जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया फॉर्मूला। वही आ गया ना वापस। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं ना कंप्लीटली, तो कैपेसिटेंस होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वही फॉर्मूला आ जाएगा इससे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जब पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है तो हमने फॉर्मूले का फॉर्मेट क्या रखा है? यहाँ पे देखो, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी में से जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस है उसको माइनस किया है। डी माइनस क्या लिखा है? टी।
और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस है उसको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करके ऐड किया है, तो d माइनस टी प्लस टी अपॉन के ऐसा लिखा है। तो सोचो अगर मैं एक की बजाय दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देता इसके अंदर, तो फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता, या फिर कोई मेटल का स्लेब इसके अंदर रख देता, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह कोई मेटल का ऐसे ब्लॉक रख देता इसके अंदर, तो फिर कैपेसिटेंस कितना होता है। ये इसकी स्पेशल केस है, तो इसको भी देख लेते हैं। जो स्पेशल केस है इसके अंदर वो क्या क्या है। पहला केस क्या बताया आपको, हो सकता है पहला केस है कि जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स है उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप फिल कर रहे हो वो एक की बजाय दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर रहे हो। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है d। हमने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किए। पहले की थिकनेस है T1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, और जो दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी थिकनेस है T2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। अभी भी ये पूरा भरा हुआ नहीं है, देखो काफी जगह खाली है इसके अंदर, तो अब इसको पार्शियली फिल ही माना जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे, तो फॉर्मूले का फॉर्मेट देखो क्या लिखना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी में से थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम माइनस करनी है, मतलब T1 और T2 को माइनस करेंगे, फिर थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये वाली टर्म ऐड करनी है, तो प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये लो जी, कितना आसान है, देखो आया समझ में, ठीक है, क्लियर एकदम। अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच में सपोज करो, दूसरा केस बता रहा हूं, अगर आप कोई मेटल का स्लेब रख देते तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता वो देखते हैं। डिस्टेंस d है प्लेट्स के बीच में, हमने क्या किया, दोनों प्लेट्स के बीच में एक मेटल का स्लेब रख दिया। ये है एक मेटल का स्लेब जिसकी थिकनेस है t। जो मेटल्स हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, याद करो बताया था, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, वाटर का होता है 80 या 81 है ना, और मेटल्स जितनी भी हैं चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, गोल्ड हो, आयरन हो, सब के लिए होता है इनफाइनाइट, याद रखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मेटल का इनफाइनाइट। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा कैपेसिटेंस का, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी में से थिकनेस माइनस कर दो प्लस थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करके ऐड कर लो, है ना। तो C इक्वल टू क्या आएगा, यह आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी, ये तो जीरो हो जाएगा, फिर टी को जीरो से डिवाइड इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह हम कोई मेटल का स्लेब दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करेंगे तब कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी, ये वाली टर्म नहीं आएगी। और अगर इन दोनों में से कोई एक मेटल होता, एक डाइलेक्ट्रिक होता तो भी वही करते, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उसके लिए तो टर्म आती है, और जो मेटल होता है जैसे ये वाला मेटल है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती, इसको हटा देते अपन। आया समझ में, लो जी ये क्वेश्चन करते हैं, देखो द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर 4 मिलीमीटर अपार्ट, ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 मिलीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स with its faces parallel to them. The distance between the plates is so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2/3 of its original value. What is the new distance between the plates? देखो क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। सबसे पहले तो इसने बोला कि हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लो ये वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है d, है ना। तो अभी जो इसका कैपेसिटेंस है वो कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के बराबर है। कोई मीडियम फिल नहीं किया है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जब कोई मीडियम नहीं होता तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। डी की वैल्यू भी दे रखी है 4 मिलीमीटर, डी की वैल्यू कितनी है 4 मिलीमीटर दे रखी है। सेकंड लाइन में इसने बोला कि ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 मिलीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स विद इट्स फेसेस पैरेलल टू देम। मतलब अब हमने क्या किया, इसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जिसकी थिकनेस कितनी है 3 मिलीमीटर और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वो भी 3 है, थिकनेस 3 मिलीमीटर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। फिर इसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज सो एडजस्टेड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो अब जो डिस्टेंस है वो चेंज हो चुकी है, अब ये डी डैश हो गई, पहले डिस्टेंस थी डी 4 मिलीमीटर, अब ये चेंज कर दी हमने। इससे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा, अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया, वो हो गया C
डैश, मान लो अब जो कैपेसिटेंस है ना वो सी डैश है, तो सी डैश कितना हो गया 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू यानी कि सी। जो पहले कैपेसिटेंस था उसका 2/3 हो गया, 2/3 टाइम्स हो गया। तो ये पार्शियली फिल वाला केस हो गया। तो जब भी कैपेसिटर को पार्शियली फिल किया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और डी की जगह क्या लिखेंगे डी डैश, क्योंकि अभी जो डिस्टेंस है वो डी डैश के बराबर है। अब ये जो हिंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सी डैश कितना हो गया 2/3 टाइम्स ऑफ सी हो गया। इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। सी डैश की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी बाई के, और इधर क्या लिखना है 2/3 टाइम्स ऑफ सी। सी कितना है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया। अब ये देखो एप्सिलॉन नॉट ए दोनों साइड में उड़ा दो, इसको तो कैंसिल कर दो ये लो। अब ये 3 इंटू डी इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू डी इधर, और ये 2 है और ये इधर तो ये मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा 2d डैश माइनस 2t प्लस 2t बाई के। क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है डी डैश, जो नई डिस्टेंस है ना दोनों प्लेट्स के बीच में, ये फाइंड करनी है। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, तो 2d डैश बराबर होगा 3d प्लस 2t माइनस 2t बाई के, है ना। ये दोनों टर्म इधर आ गई। 2d डैश किसके बराबर आएगा, तो 3 इंटू डी, पहले जो d था वो कितना था, पहले था 4 मिलीमीटर, तो 4 लिख रहा हूँ, मिलीमीटर में ही लिख रहा हूँ मैं वैल्यूज ताकि मिलीमीटर में आंसर आ जाए, प्लस 2 इंटू टी, टी मतलब अभी जो थिकनेस है वो कितनी है 3 मिलीमीटर, माइनस 2 इंटू 3, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या है 3। तो 2d डैश कितना आया, ये आएगा 12, ये 6 और ये 2, यानी कि आएगा सॉल्व करने पे 16। इसका मतलब डी डैश आ गया अपने पास में 8 मिलीमीटर। ये है अपना फाइनल आंसर। आया समझ में। तो अभी जो नई डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में वो कितनी हो चुकी है 8 मिलीमीटर के बराबर हो चुकी है। पहले कितनी थी 4 मिलीमीटर, देखो बढ़ा देना अपन ने डिस्टेंस, तभी ये कैपेसिटेंस डिक्रीज हो गया, तभी ये कैपेसिटेंस क्या हुआ है यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ये कारण है इसका। आया समझ में, क्लियर एकदम। देख लो कोई भी डाउट है तो।